तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर एक सोल बॉडी से फाइट करता है और फिलहाल ये इसे सील करके आगे की तरफ निकल जाता है। और काफ़ी तेज़ी से, जहाँ पर एक हंचबैक ओल्ड मैन एक दूसरे वाटर बॉडी से फाइट कर रहा था, यह उसकी तरफ बढ़ता है। और जिस वाटर बॉडी को वांगलिंग ने सील किया था वो तुरंत ही रिलीज होती है और वांगलिंग की तरफ फिर से बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर इस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसके बॉडी पर 8 लीफ प्लांट्स चमक रहे थे। और ये ओल्ड मैन, ये वही हंचबैक ओल्ड मैन है जो कि वांगलिंग के पीछे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में पड़ा था, यानी कि स्पेशियल रिफ्ट में ये इसको भगा रहा था। और वांगलिंग जब इधर आगे की तरफ बढ़ता है तो ये ओल्ड मैन भी हैरान था। और ये जो ओल्ड मैन है यानी हंचबैक ओल्ड मैन, और जो टाउसे गॉड के पास में ओल्ड मैन से वांगलिंग की फाइट हुई थी वो भी हंचबैक ओल्ड मैन ही था, लेकिन दोनों अलग है। फिलहाल ये ओल्ड मैन वांगलिंग को देखकर कहता है, तो ये तुम हो। वांगलिंग इस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि फिलहाल ये जो ओल्ड मैन था अपने टैटूज से सामने वाले वाटर बॉडी को रिफाइन करने को देख रहा था, लेकिन वांगलिंग उस पर तलवार चला देता है और जो भी वाटर सोल्स थे एक एक ये अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ जाते हैं। अब ये ओल्ड मैन वांगलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वांगलिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग निकाल लेता है। ओल्ड मैन अब पीछे की तरफ हटता है। ओल्ड मैन के हटने का रीज़न ये था क्योंकि वांगलिंग जो बिलियन सोल फ्लैग यूज़ कर रहा था अपना किलिन वाला, उसमें 10 प्राइमरी सोल्स थे और सभी का पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन में था। इधर वो जो दूसरी वाटर बॉडी थी जिससे कि वांगलिंग पहले फाइट कर रहा था, अब वो इधर आ चुकी थी और फिलहाल एकदम शांति से उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ती है। फिलहाल जो इस ओल्ड मैन ने वाटर बॉडी को ट्रैप किया था अपने टैटू प्रिजन में, वांगलिंग उसकी तरफ तलवार चला रहा था ताकि पूरी तरह से उसे रिलीज कर पाए, क्योंकि एक फेमिलियर फिगर उसमें से दिखाई देती है जो कि ली मुआन की जैसी थी। वांगलिंग टैटू प्रिजन को काट देता है और ये जो वाटर बॉडी थी जो कि बहुत सारे सोल्स से बनी थी, ये खुशी से यहाँ से निकल जाती है। लेकिन वांगलिंग भी इसे जाने नहीं दे सकता था। ये तुरंत ही 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज़ करता है और एक जाले के जैसा बना देता है। अब ये जो वुमेन थी जिसे वांगलिंग अभी ट्रैप कर रहा था, ये कहती कि तुमने अभी मुझे बचाया और फिर तुम मुझे ट्रैप करना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो? वांगलिंग एकदम कोल्डली कहते कि तुम जीना चाहती हो या मरना। अब ये वुमेन स्माइल करती है कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं मार सकता, अगर तुम मुझे ट्रैप भी कर देते हो तो कुछ समय के बाद मैं रिलीज हो जाऊंगी। इधर वांगलिंग सोल फ्लैग फ्यूज बोलता है और इसमें जो 6 प्राइमरी सोल्स थे ये फ्यूज हो जाते हैं और एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज का सोल बनता है और वांगलिंग एक पंच मारता है तो ये वाला भी वाटर बॉडी पूरी तरह से अलग अलग सोल्स की फॉर्म में बढ़ जाता है। और वांगलिंग इनके बीच में लिमुआन का जो सोल पीस था ये उसे ढूंढने लगता है, पर तभी अचानक से जो पूरा सुजाकू टॉम था ये कांपने लगता है, इसमें क्रैक्स आने लगते हैं और बहुत सारे लोग जो कि इसके अंदर एंटर किए थे इन क्रैक्स के अंदर समाने लगते हैं। स्पेस में भी क्रैक्स आ रहे थे जो कि मानो पूरे इस जगह को ही डिवोर कर जाना चाहते हो। और ये जो वाटर बॉडी थी जिसकी वांगलिंग ने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा था वो भी फील करती है मानो कि पहली बार इसके आसपास एक डेथ हो रहा हो। वांगलिंग इधर काफी फास्ट मूव करता है, ये जो स्पेस में क्रैक्स आ रहे थे उन्हें ये इग्नोर करता है और इसका हाथ आगे की तरफ बढ़ता है। एक जो वाटर का बूंद था उसमें ये ली मुआन को फील कर सकता था, ये ली मुआन का सोल फ्रैगमेंट था। लेकिन तभी स्पेस में जहाँ पर वांगलिंग था वहाँ पर भी क्रैक होता है। वांगलिंग हालांकि उसे डॉज कर लेता है लेकिन इसके कपड़े उस हिस्से के गायब से हो जाते हैं। वांगलिंग उस सोल को लेता है और यहाँ से काफ़ी तेजी से आगे की तरफ निकल जाता है और जो ली मुआन का सोल पीस था ये अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर इसे डाल देता है। लेकिन इस दौरान ये पीछे पलट के देखता है, वो जो ओल्ड मैन था उसकी आधी बॉडी जमीन में धसी हुई थी और उसका सोल यानी ओरिजिन सोल वहाँ से निकलने को देख रहा था। अब ओल्ड मैन की नज़र वांगलिंग पे पड़ती है और ओल्ड मैन अपने सोल के साथ तुरंत ही भागने लगते हैं क्योंकि वह समझ चुके थे और वांगलिंग भी इनका पीछा करता है। लेकिन जब तक कि वांगलिंग उस सोल को पा पाता, स्पेस में फिर से क्रैक आते हैं और जो ओल्ड मैन का ओरिजिन सोल था वो वहीं पे यानी कि ब्लैक होल में डिवोर हो जाता है। इधर वांगलिंग अब फिर से आगे की तरफ बढ़ता है, वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें सी ऑफ डेविल्स वाले एरिया को दिखाया जाता है। फिलहाल जो सी ऑफ डेविल्स वाला एरिया था इसे फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन ने पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया था और इस समय यहाँ का जो वो एरिया था क्योटिक ब्रोकन स्टार जहाँ से एंशिएंट गॉड की बॉडी में जाया जाता है उस एरिया को दिखाया जाता है। और यहाँ पर एक बंदा खड़ा था जिसके बॉडी के आसपास डेथली ऑरा को फील किया जा सकता है और ये बंदा इस दौरान सोच रहा था कि वो जो डिवाइन रेट्रीब्यूशन हुआ था बहुत समय पहले की बात है, लगता है उसे कोई एंशिएंट कल्टिवेटर यूज़ नहीं कर रहा था, शायद एक जूनियर यूज़ कर रहा था, क्योंकि इस बंदे ने कई सौ सालों से ट्रैवल किया था पर इसे कोई नहीं मिला था। और यहाँ पर इसे फील होता है कि मानो अंदर में कोई एंशिएंट कल्टिवेटर होगा, लेकिन ये जगह काफ़ी डेंजरस है, तो क्या मैं अंदर जाऊँ या नहीं। फिलहाल ये कुछ सोचता है और फिर कहता है यार अंदर में डेंजर हो सकती, तो वैसे भी मैं ठीक ठाक रिकवर हो गया हूँ,
तो अब समय आ चुका है कि मैं प्लेनेट सुजाकू को छोड़ दूँ, क्योंकि अगर मुझे सेटुनान ने ढूंढ लिया तो फिर मैं यहाँ से बच के नहीं भाग पाऊंगा। पता नहीं मेरा दोस्त जो है, पुराना दोस्त लिंग टियान हो, स्वॉर्ड सेंट टियानियन प्लेनेट पे कैसे रह रहा है। मुझे शायद उससे मिलना चाहिए। उसके बाद हम सेटुनान से डील कर सकते हैं और हमें उस मिस्टीरियस बीट के बारे में भी पता चल सकता है। पर तभी से कुछ तो फील होता है और ये कहता है कि बहुत लंबा समय हो गया, तुम पहले भी छिपा करते थे। पोजुन, कैसे हो? अब स्पेस से भी एक आवाज़ आती है। आसमान इस समय पूरा काला हो जाता है और यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है नीले कपड़ों में। और फिलहाल ये जो दूसरा बंदा था, यानी कि जो पहले यहाँ पर आया था, वो बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो जा सकते हो। और ये दूसरा बंदा आया था, उसे ये ग्रीट करके बुलाता है। अब ये जा तो रहा था, फिर ये सोचता है कि लगता है यहाँ पर कुछ खास हो सकता है। और इसी समय जो एंशिएंट गॉड वाला एरिया था, इस केओटिक ब्रोकन स्टार के पीछे, वहाँ पर अंदर में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके लाल बाल थे और उसके चेहरे पर एक क्रूएल स्माइल था कि चलो कोई तो आया है फिर से। लेकिन मैं टुओ से जिस दिन बाहर निकला, वांगलिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे पास जो नॉलेज इनहेरिटेंस है वो मैं लेके रहूँगा, क्योंकि बिना इनहेरिटेंस ऑफ पावर के तुम्हारा इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज किसी काम का नहीं है। और तुम्हारा इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज वो पूरा भी नहीं है। उसका एक क्रिस्टल मेरे पास है। और ये कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें फिर से याद आई हैं। एक मिस्टीरियस पावर है जो कि इस प्लेनेट के एकदम कोर में है, जिसे कि इस दुनिया में लोग कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल कहते हैं। मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ और अपने सील को तोड़ सकता हूँ। और इसके लिए मैं टूसी को थैंक्स बोलता हूँ, यानी एंशिएंट गॉड टूसी को थैंक्स बोल रहा था। और ये बोलता है कि यहाँ पर फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का एक बंदा सो रहा था, मैंने उसे जगा दिया है ताकि हमें कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल मिल सके। और मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है ताकि मैं उससे यहाँ से बाहर निकाल सकूँ। और मैंने उसके पावर लेवल को भी 11 लिव स्टेज से 12 लिव स्टेज पे कर दिया है। और उसी ने फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का जो सील था, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकते थे, तोड़ने में वो कामयाब हुआ। और ये सब मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। और वांगलिंग, मेरा मैसेंजर तुमसे मिल चुका है। तुम पहले से काफ़ी बदल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा डिवाइन सेंस ये मेरे हार्ट में बैठा हुआ है। तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। और टाउसेन फिर से और ज़्यादा हंसने लगता है और ये फिर से कहता है कि मेरा निकलने का समय काफ़ी करीब है और जैसे मैं निकलूँगा तो मैं डिवोर कर जाऊँगा, क्योंकि मैं 8 स्टार का एंशिएंट गॉड तब तक तो हो ही चुका रहूँगा। और फिर इस सिस्टम में मुझे कौन मैच करेगा। और इस समय दो बंदर टाउशेन के पास खड़े थे। और इसी समय जब ये दोनों बंदर ऐसे इनकी आंखों में एकदम डेमोनिक आइज चमकती है, तो वहीं दूसरी तरफ सुजाकू टॉम में एक ओल्ड मैन आया था एक बंदर के साथ। वो बंदर भी सेम रिएक्ट करता है। अब ये जो ओल्ड मैन था अचानक से रुकता है, ये समझ जाता है कि वांगलिंग भी सुजाकू टॉम में आ चुका है। लेकिन फिलहाल इसका फोकस सुजाकू टॉम के सेंटर में जाना था। और यहाँ पर जो भी स्पेशल रिफ्ट स्पेस में प्रकट हो रहे थे, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका स्पीड काफ़ी तेज था। लेकिन जैसे ही ओल्ड मैन आगे बढ़ता है, वांगलिंग उसी जगह पे आता है और इस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कुछ सोचता है। हालांकि वांगलिंग आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्पेशल रिफ्ट स्पेस में कहीं भी अचानक से होल हो रहे थे, तो इसे थोड़ा सावधान रहना पड़ रहा था। और बहुत से एरिया इस स्पेस होल की वजह से खत्म हो चुके थे। अब वांगलिंग आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर इसे कुछ बेसिन्स दिखते हैं, यानी वाटर स्पॉट्स, और हर एक बेसिन में एक बड़ा सा तलवार धंसा हुआ था। और वांगलिंग इनके अंदर मेटल सोल पीसेस को फील करता है। और वांगलिंग का अंदेशा ये था कि जो पूरा सुजाकू टॉम नहीं है, वो बेसिकली खुद में कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल है, यानी ये काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है, क्योंकि बाहर में कल्टीवेशन प्लेनेट हर्ट को जुकुजी ने क्रैक कर दिया था। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे वो टूट रहा है, इधर ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल भी कोलैप्स कर रहा है। और इस कंफर्म करने के लिए इस चीज़ को कि ये पूरा जगह ही कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल है, वांगलिंग को सेंटर में जाना ज़रूरी था। और इसका अंदाजा ये था कि अगर सेंटर में माउंटेन नहीं हुआ तो ये सही हो जाएगा, अगर हुआ तो ये गलत होगा। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और सेंटर में इससे एक बहुत बड़ा सा ब्लू आइज फील होता है। लेकिन अंदर में क्या है उसके किसी को पता नहीं था। लेकिन वहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट जो था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब वांगलिंग इन बेसिन्स की तरफ बढ़ रहा था और बेसिन्स भी, अब बेसिन के अंदर से एक स्वॉर्ड इंटेंट वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगा था। अब ये जो स्वॉर्ड था ये ज़्यादा लंबा नहीं था, 3 फीट के आसपास का होगा, लेकिन दिखने में पूरी तरह से सिल्वर था। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को यूज़ करता है और इसे ब्लॉक कर देता है। पर वांगलिंग को इस दौरान कुछ समझ में आता है। ये अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बोलता है, फर्स्ट डेविल बाहर आओ। और डेविल काफ़ी खुश होता है कि ये छोटे मोटे स्वॉर्ड इंटेंट ये तो मेरे पोते के समान है। अब वो जो स्वॉर्ड इंटेंट है था, क्योंकि बेसिकली उसमें भी सोल पीसेस है, वो भागने लगता है और फर्स्ट डेविल उसके पीछे जाने को देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा
जू लीगो ने तुम्हें भागने को बोला और फर्स्ट डेविल मतलब जो तलवार के अंदर था ये तलवार को लेके आगे बढ़ता है और जो भी यहाँ पर स्वॉर्ड थे वो मानो इससे डर के भागने लगते हैं। और फर्स्ट डेविल भी काफ़ी खुश था, दहाड़ मार के ये सबको दौड़ाता है और वांगलिंग के लिए रास्ता पूरा क्लियर हो जाता है। अब जो सेंटर था इस बेसिन का जहाँ पर वो सबसे बड़ा तलवार था उसके करीब वांगलिंग पहुंच चुका था। फर्स्ट डेविल भी बोलते हैं कि मास्टर अब शायद मुझे अंदर चले जाना चाहिए, अगर कुछ लगे तो आप मुझे बुला सकते हो। पर जैसे ही अंदर जा रहा था तलवार के, वांगलिंग इसे बाहर निकालता है और कहता है कि अगर तुम इस जगह को ब्रेक ही नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अंदर ही अंदर फर्स्ट डेविल वांगलिंग को गाली मार रहा था। अब फिलहाल ये समझ जाता है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है और आगे में जो बहुत सारे स्वॉर्ड इंटेंट वाले सोल फॉर्म्स थे ये उनकी तरफ बढ़ता है। वांगलिंग को लगा था सामने में बहुत बड़ा ट्रेजर होगा, लेकिन इसे एक हाफ मून ब्लेड दिखाई देता है। वांगलिंग अब फर्स्ट डेविल को वापस बुलाने वाला था, तभी इसे फील होता है कि ये जो ब्लेड का स्पिरिट है ये बहुत सारे सोल पीसेस से नहीं बना है बल्कि एक ही सोल से बना है। और ये हैरान था क्योंकि अभी तक हमने जितना भी देखा वो मिट्टी वाले जो शेप ले सकते थे सोल फॉर्म्स में वो भी बहुत सारे सोल्स के हिस्से से बने थे, अलग अलग सोल के हिस्से से। वाटर वाले भी सेम वैसे ही थे, मेटल वाले भी जो स्वर्ड्स हमें दिखे वो उनका भी सेम था, लेकिन ये वाला ये एक ही सोल से बना था। और बाकी जो स्वर्ड्स थे मानो इसे रेस्पेक्ट दे रहे हो। अब ये जो हाफ मून ब्लेड था सेलेस्टियल स्वॉर्ड पे अटैक करता है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड पीछे हट जाता है और इसके अंदर की कोई डेविल था तो वो थोड़ा चिल्लाता है। वांगलिंग जानता था कि फर्स्ट डेविल थोड़ा सा डरपोक है। अब वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और ये जो हाफ मून ब्लेड था इस पर अटैक करता है और साथ में थोड़ा पीछे भी हटता है। लेकिन जब दोनों तलवार एक दूसरे से टकराते हैं तो हाफ मून ब्लेड और ज़्यादा चमकने लगता है और एक डिवाइन मैसेज भेज रहा हो और कह रहा था वांगलिंग से कि इसके अंदर जो सोल है उसे यहीं छोड़ दो और तुम जा सकते हो। और हाफ मून ब्लेड और ज़्यादा चमकने लगता है। एक 100 फीट के आसपास की स्प्लिटिंग ब्लेड एनर्जी ये वांगलिंग की तरफ अब बढ़ा देता है। वांगलिंग अब पीछे हटता है क्योंकि ये जो पावर था ब्लेड में ये आराम से सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज के बराबर था। अब वांगलिंग भाग रहा था और ये जो हाफ मून ब्लेड था आसपास के एरिया में जो भी स्वॉर्ड्स थे ये उन्हें आदेश देता है कि इस वांगलिंग का पीछा करो। वांगलिंग समझता है ये तुरंत ही 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और इसकी मदद से अपने स्पीड को और ज़्यादा तेज कर लेता है। और इस समय जो सीन था मतलब वांगलिंग भाग रहा था और इसके पीछे लाखों करोड़ों स्वर्ड्स लग चुके थे और हर एक स्वर्ड से एक साउंड निकल रहा था, तो ये साउंड भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। हालांकि जो स्वॉर्ड एनर्जीज वांगलिंग पर अटैक तो कर रही थी, लेकिन क्योंकि वांगलिंग सोल फ्लैग को यूज़ कर रहा था तो ये सोल फ्लैग उन एनर्जीज को काउंटर कर रहा था। और वांगलिंग को इस समय कुछ पुराने दिन याद आते जब इसका कल्टीवेशन बहुत लो हुआ करता था और इसे बच के भागना पड़ता था। इधर वांगलिंग टेलीपोर्टेशन यूज़ करता है और 5000 किलोमीटर की दूरी पर प्रकट होता है। अब वांगलिंग जब भाग रहा था तो आगे में से 2 लोग दिखाई देते हैं, एक मेल और एक फीमेल। बस कान देख के ये समझ जाता है कि पहला वाला जावोटाई है और जो वुमेन थी एक पर्पल नकाब पहन के थी और इसे भी ये पहचान जाता है। हालांकि वांगलिंग भाग रहा था लेकिन एकदम शांत था और हंस के कहता है कि ब्रदर जाओ, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। जावोटाई जब इसे देखता है तो कहता है यार मैं बदनसीब हूँ, ये फिर से भाग रहा है और तेजी से जावोटाई भागने लगता है। और जो वुमेन थी जो वांगलिंग को देखती है वो और ज़्यादा डर जाती है और वो भी भागने लगती है। और इधर जो ये हाफ मून ब्लेड था और उसके साथ में बाकी जो तलवार थे वांगलिंग का पीछा करते रहते हैं और लगातार इस पर अटैक करते जाते हैं। अब इधर वांगलिंग टेलीपोर्ट करता है और काफ़ी तेजी से भागता है, बेसिन से लगभग बाहर आ चुका था। इधर जावोटाई भी इसी की तरफ बढ़ता है और वो वुमेन जो थी अब वो भी करे तो करे क्या, तो वो भी इन्हीं के डायरेक्शन में बढ़ जाती है। और जो ट्रेजर स्वॉर्ड्स थे इस एरिया के बाहर जा ही नहीं सकते थे तो वो लोग रुक जाते हैं। लेकिन इनमें से एक आधी जो हाफ मून ब्लेड थे वो बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जो बाहर निकलता है वो एक्सप्लोड कर जाता है। लेकिन इस दौरान एक जो हाफ मून ब्लेड निकलता है वो जैसे बाहर निकलता है उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। एक मिस्टीरियस फोर्स मानो उसको कवर करके था। जावोटाई के तो पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो ब्लेड फिलहाल इसी के बगल से गया था, लेकिन फिलहाल वो ब्लेड वांगलिंग का ही पीछा कर रहा था। इधर वांगलिंग भाग तो रहा था लेकिन जैसे बेसिन से बाहर निकलता है यहाँ पर स्पेशल क्रैक्स ज़्यादा थे तो इसे थोड़ा स्पीड स्लो करना पड़ता है और देख उख के आगे बढ़ना पड़ रहा था। अभी जो हाफ मून ब्लेड था ये वांगलिंग के करीब था और वांगलिंग से बोलता है अपने डिवाइन सन से उसे यहीं छोड़ दो। वांगलिंग फिर से गायब होता है और 10,000 फीट की दूरी पे प्रकट होता है। फिलहाल उस ब्लेड की ओरा की वजह से वांगलिंग का जो लेफ्ट हैंड था वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और ये भी हैरान था कि भाई इस ब्लेड की स्पीड काफ़ी तेज है, जबकि ये टेलीपोर्ट किया था फिर भी इस पर उसका असर हुआ था। और इस समय जो ये हाफ मून ब्लेड था मानो गुस्से में पागल हो चुका था और वांगलिंग का पीछा अभी भी कर रहा था। लेकिन वो ब्लेड इतना पावरफुल था, हालांकि वांगलिंग कई बार टेलीपोर्ट करता है पर इसके पैर से ब्लड आ रहा था, दूसरे वाले हाथ से।
और ये सोचता है कि भाई ये किस प्रकार का ट्रेजर है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि इसका स्पीड जो था ये अलग ही था। ऐसा स्पीड इसने वो जो फोर्थ सोल था, सोल फ्लैग का, जो कि फिलहाल जोकोजी के पास है, डोटियान से वो लेके गए थे, उसके जैसा था। और देखा जाए तो ब्लेड का पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और बड़ी बात यह है कि ये एक ही सोल पीस से बना है। और वांगलिंग सोचता है कि ये जो सोल पीस किसी पावरफुल योद्धा का रहा होगा, तो जिसका रहा होगा उसका जो मेटल एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग रहा होगा। और ये ब्लेड अब एक ट्रेजर है। वांगलिंग यहाँ से गायब होता है और इसके आसपास का स्पेस जहाँ पर ये पहले था फिर से कोलैप्स होने लगता है। और अब वांगलिंग को समझ में आ चुका था कि जोकोजी को फोर्थ सोल क्यों चाहिए था, क्योंकि उसका स्पीड इतना फास्ट है कि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। अब जू लीगो को भी यानी फर्स्ट डेविल को भी बाहर आना पड़ता है और वांगलिंग इससे कहता है कि इस बार बैटल अच्छे से कर लो, क्योंकि वैसे भी उस ब्लेड को फर्स्ट डेविल का सोल चाहिए था। अब जू लीगो चिल्लाता है और वांगलिंग इससे कह के गया था कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, जैसे तुम उस फर्स्ट एंसेस्टर के पास थे जैन डेमन क्लैन के, वैसे थोड़ा समय वेट कर लो। अब वांगलिंग के पास वैसे भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड था, तो ये फील कर सकता था कि फर्स्ट डेविल कहाँ पर है। और इसके हिसाब से ये जो ब्लेड है ये वांगलिंग के फर्स्ट डेविल को हर्ट नहीं करेगा। और वांगलिंग फिलहाल बाद में आने वाला था, क्योंकि फिलहाल इसके पास अभी समय नहीं है। ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अंदर रखता है और फिलहाल एक जो रेनबो कलर्ड माउंटेन था यह उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जब ये आगे बढ़ रहा था तो साइड में एक ऐसा माउंटेन दिखता है जहाँ पर एक लाल बालों वाला बंदा था, जो मानो एकदम उदास थे। बेसिकली ये लेडी थी और ये रेड बटरफ्लाई थी। वांगलिंग भी इसे देखकर हैरान था कि इसके अंदर मानो कोई इमोशन हो ही ना। और वांगलिंग समझ जाता है कि अगर रेड बटरफ्लाई यहाँ पर है तो कियानफेंग भी आसपास ही होगा। और कियानफेंग अगर खुद को छिपाना चाहे तो वांगलिंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि वो उसे ढूंढ पाए, क्योंकि कियानफेंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में है। और वांगलिंग एकदम शांत रहता है और रेड बटरफ्लाई से कहता है लंबा समय हो गया, अब हम मिल रहे हैं। रेड बटरफ्लाई जवाब नहीं देती, मानो अंदर से खाली हो पूरी है। अचानक से गायब होती है और वांगलिंग से 1000 फीट की दूरी पे प्रकट होती है। वांगलिंग इसे देखता है और समझ जाता है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वांगलिंग ने जब कुछ समय पहले कियानफेंग से बैटल किया था, जब इसके साथ एंसेस्टर डूटियान थे, तभी इसने रेड बटरफ्लाई को फील किया था। और वैसे भी लियू में ने इसे हर एक चीज़ बता ही दिया था। हालांकि बटरफ्लाई अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर वो जो घमंड था अब वो नहीं था, एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। ये एक जीनियस लड़की थी जो कि 100 सालों में सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में पहुंच गई थी। तो वांगलिंग कहीं ना कहीं इसका रेस्पेक्ट करता था। फिलहाल वांगलिंग को भी थोड़ी निराशा होती कि ऐसा कैसे हो सकता है यार लोगों के साथ। और वांगलिंग अब शांति से बोलता है कियानफेंग बाहर आ जाओ। कियानफेंग की भी आवाज़ मानो आसमान में से कहीं से आ रही थी कि शेंग नियो, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डील करूँ आज। अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो हम स्पिरिट माउंटेन पे फिर से मिलेंगे। अब वांगलिंग भी उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहता था जहाँ पर कियानफेंग था, लेकिन तभी कियानफेंग बोलता है कि रेड बटरफ्लाई तुम शेंगनियो से बैटल करना चाहती थी ना, आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम इसे मार सकती हो। और फिलहाल कियानफेंग यहाँ से निकल जाता है और जाते जाते हंस के कहता है कि शेंगनियो तुम्हारे पास अच्छा समय है, तुम्हारी ये ओल्ड फ्रेंड है, समय लो, थोड़ा मजे करो, मैं अपना सोल पीस लेके आता हूँ, फिर मैं तुमसे डील करता हूँ। अब इधर जो रेड बटरफ्लाई के अंदर वो गायब सा था, मतलब इमोशन नहीं थे, वो मानो फिर से वापस आने लगते एक बैटल इंटेंट के साथ। और फिलहाल ये लड़की अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुकी थी और इसका ऑरा वांगलिंग से बिल्कुल कमजोर नहीं था। इसके अंदर भी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी था। हालांकि ये अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंची नहीं थी, लेकिन हाफ स्टेप में तो थी। और वांगलिंग ने क्योंकि वो जो स्पिरिट माउंटेन था वो देख लिया था, इसलिए ये अंदर जाना चाहता था। और ये अंदाजा लगा रहा था क्योंकि इसके हिसाब से स्पिरिट माउंटेन यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के अंदर हो तो स्पिरिट माउंटेन नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है तो इसे समझ में नहीं आता। और वांगलिंग भी सोचता है ठीक है, कियानफेंग वैसे भी उस जगह को स्काउट करने जा रहा है तो उसे करने दो। इधर रेड बटरफ्लाई अटैक करती है, वांगलिंग पीछे हटता है और रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को बाहर निकालता है। हालांकि वांगलिंग के काफी करीब थी, बैटल कर रही थी, पर अंदर से एक हल्की सी आवाज देती कि मुझे मार दो। एक अलग उदासी थी इसके चेहरे पे, लेकिन साथ में फिलहाल इसकी आंखों में एक बैटल इंटेंट भी था। और ये फुल पावर से वांगलिंग की तरफ चार्ज करती है। वांगलिंग इधर हैरान था जब रेड बटरफ्लाई की आवाज सुनता है। ये समझ रहा था कि ये लड़की किस कंडीशन में है, मतलब थोड़ा बहुत इसका जो कॉन्शियसनेस था वो कहीं ना कहीं बचा हुआ था। और ये लड़की बहुत प्राउड नेचर की थी और ऐसा कोई इसे कंट्रोल करे वो सही भी नहीं था। और इसीलिए इसने अपना हल्का सा कॉन्शियसनेस जब कियानफेंग ने इसे डिवोर किया होगा तो छिपा के रखा था, ताकि किसी से फ्यूचर में मदद ले पाए। अब वांगलिंग भी अपने सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और एक भाले जैसा बना करके इस पर अटैक करता है। अब वांगलिंग के इस अटैक को देखकर ये लड़की
अपने फोरहेड को टच करती है और इसके आसपास रेड पीसेस के बर्फ जैसे बैरियर्स बन जाते हैं और इसकी बॉडी पर आर्मर भी बन जाता है, मानो ये एक वॉर सेलेस्टियल के जैसी हो। और फिलहाल इसके पास सोल लैशर भी था जिससे किसी की सोल को निकाल सकती है, तो ये उसका भी यूज करती है। अब जैसे सोल लैशर वांगलिंग की तरफ आगे बढ़ता है, ये अपने लांच से इसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब दोनों का कोलिजन होता है तो आसपास का पूरा एरिया भी मानो यहाँ पर एक अलग ही शॉक वेव फील करता है। लेकिन इस दौरान वांगलिंग में 1000 फीट पीछे की तरफ बढ़ता है। यह सावधान था, सोल लेसर अगर टच करेगा तो इसका ओरिजिन सोल वो खतरे में आ सकता है। और वांगलिंग अब इस सोल लेसर को चाहता था, क्योंकि रेड बटरफ्लाई को जब इसने पहली बार हराया था तो इसने उसे छीन भी लिया था। हालांकि कुछ एल्डर्स ने आकर के इससे वो चीज़ वापस ले लिया था। इधर रेड बटरफ्लाई बैटल तो कर रही थी, लेकिन अंदर से इसके फिर से वो आवाज़ आती है जो इसका थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस था कि मुझे मार दो। ये मानो दर्द में वांगलिंग को ऐसा कह रही हो। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। अभी अपने बैग में से एक बड़ा सा कुल्हाड़ी निकालता है और जैसे कुल्हाड़ी निकालता है पूरा आसमान इस समय काला हो जाता है और उस कुल्हाड़ी में पर्पल लाइटनिंग भी चमकने लगा था। और ये कुल्हाड़ी वही था जब जायंट डेमन क्लैन के एंसेस्टर ने इसे बुलाया था, लेकिन बैटल के दौरान वो मारे गए थे, तो वांगलिंग इसे अपने पास रख लिया था। और ये ओरिजिनल वेपन जायंट डेमन क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर का है जिनकी बॉडी कॉर्प सेप्ट में है। और वांगलिंग ये अपने ओरिजिनल बॉडी के लिए रखा था, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी काफ़ी पावरफुल है तो उनके लिए कुल्हाड़ी चलाना आसान होता है। लेकिन फिलहाल समय की मांग अलग थी। इधर रेड बटरफ्लाई ये अपने मुंह को खोलती है और उसमें से मानो गुलाब की पंखुड़ियाँ निकलती और चारों तरफ फैलने लगती। और इस समय चारों तरफ धुआं हो जाता है रेड कलर का, और वहाँ पर रेड बटरफ्लाई के जैसे ही एक लड़की प्रकट होती है। और वो जो लड़की प्रकट होती है उसके अंदर वही घमंड था